वो लगभग लगभग ठीक हो गए, 1-2 दिन में कंप्लीट बनना, अगला मैच तैयार। अगला मैच खेलेंगे अब। लग जाती है, खेलते रहते हैं, लगती रहती है खेल खेल में तो, कि नहीं बात नहीं है। लेकिन रेगुलर खेलना चाहिए, ठीक है। सर आप फिर हारोगे, तेरे को पूछा मैंने, हारेगा एक जीतेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब ऐसा है स्टूडेंट, देखो अमरूद को बोलते हैं सीडीएम गुआ जावा, क्या कहते हैं? अमरूद को बोलेंगे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, क्या कहेंगे? और हम क्या बोलेंगे उसमें? पुअर मैन्स एप्पल, अच्छी बात। देखो आजकल ये दो नाम भी बहुत ट्रेंडिंग है, जैसे कई प्रजातियां हैं आजकल, जंगली प्रजातियां भी बहुत है, जैसे तो उसमें क्या है कि ज्यादातर विल्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज की चर्चा रहती है। अमरूद का मुख्य रोग है उकठा रोग, क्या है? तो अमरूद में आजकल जो जिस प्रजाति के अंदर, जैसे सीडियम गुआ जावा एक प्रजाति, इसके अंदर उकठा रोग ज्यादा लगता है। लेकिन कई ऐसे जंगली अमरूद और है जिनके फल छोटे साइज के होते हैं, खाने लायक नहीं होते, कठोर होते हैं, लेकिन बिल्ट नहीं लगता, उकठा रोग नहीं लगता। उन प्रजातियों की कहीं चर्चा रहती है, क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं आजकल, रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, आवाज डबल आ रही है, सिंगल। अब देखो इसमें एक अमरूद है जिसको कहते हैं पाइनएप्पल अमरूद, क्या कहते हैं? बोलो पाइनएप्पल गुआवा। पाइनएप्पल अमरूद को क्या बोलते हैं? एक तो है पाइनएप्पल गुआवा और एक है स्ट्रॉबेरी गुआवा। क्या है गाइस? स्ट्रॉबेरी गुआवा। कम से कम ये दो तो आप याद रखो तो ही बात बने। जैसे पाइनएप्पल गुआवा और स्ट्रॉबेरी गुआवा, ये दो नाम तो आप पढ़ोगे तो ही बात चलेगी, और इनको याद भी करना। पाइनएप्पल गुआवा बोलते हैं फिजोवा सेलोवियाना, क्या कहते हैं? बोलो फिजोवा सेलोवियाना, याद रहेगा। बोलो फिजोवा सेलोवियाना। स्ट्रॉबेरी को बोलते हैं सीडियम केटली एनम। बोलो सीडियम केटली एनम, केटली एनम, सीडियम केटली एनम। ये दो नाम खास हैं। एक तो आ रखा फर्स्ट ग्रेड में, एक आ रखा एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में पिछले 2 साल के अंदर। तो ये दो नाम याद, इसके अलावा और भी है, बहुत सारे हैं। अब उसके अंदर जो है ये डबल आवाज आ रही है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है मेरे पास। सबको आ रही है क्या डबल आवाज ऑनलाइन में? तो अब एक और है, बोलो सीडियम प्यूमिलियम, हाईएस्ट शुगर। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीडियम कुजाविलिस, क्या कहते हैं? जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है। एक होता है सीडियम फ्रीड्रिच स्थेलियनम, एक होता है सीडियम मोले, ठीक है। ऐसे करके कहीं प्रजाति, उनमें से दो लिखी है मैंने, और ये दो कम से कम याद रखोगे, रख लोगे। और एक आधी और बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। अब इनको भी लिखना है और उसके साथ में आगे वाले बिंदु भी लिखने। टॉपिक डाल दो सामान्य जानकारी में ही लिखना सब कुछ। लिखो सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी में ये दो नाम और उसके आगे कुछ कॉमन नाम है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ओके गाइस, शाबाश। इसके बाद में लिखनी है लाइन, ये दोनों लिखने के बाद। अब लाइन लिखो इसमें। देखो फलों में सर्वाधिक पेक्टिन, फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है। फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है। इसलिए जेली बनाने हेतु
सबसे उपयुक्त फल हैं। फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है। फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, इसलिए जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है। इसलिए जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है। फलों में सर्वाधिक पेक्टिन किसमें होता है? अमरूद में होता है, इसलिए सबसे अच्छी जेली भी किसकी बनती है? अमरूद की बनती है। प्रश्न आए तो ध्यान रखना, सबसे अच्छा पेक्टिन, इसलिए इसकी जेली अच्छी बनती है। और जो कम पके फल होते हैं ना, जैसे एक तो होता है कच्चा फल, क्या होता है? कच्चा फल, पका फल, अधिक पका फल, तीन केस। कच्चा फल, पका फल, अधिक पका फल। तो जो पका फल बोला ना मैंने बीच वाला, उसको बोलते हैं फर्मली राइप, यानी पका लेकिन कठोर है, कठोर पका हुआ फल। वो ही जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो पेक्टिन होता है ये कच्चे फलों के अंदर अघुलनशील अवस्था में रहता है। यानी कि अगर आपने जेली बनाने के लिए फलों को काट के उबालते हैं तो फिर पेक्टिन पानी में निकलता है। तो अगर आपने कच्चे फल काम में लिए तो वो जो पेक्टिन है वो पानी में नहीं निकलेगा। अगर आपने अधिक पके हुए फल भी काम में लिए तो उसमें भी पेक्टिन अघुलनशील अवस्था में रहता है, तो वो भी काम में नहीं ले सकते। जो पके हुए फल होते हैं ना, पके हुए मीडियम पके लेकिन कठोर, उनके अंदर जो पेक्टिन होता है वो पेक्टिनिक एसिड के रूप में होता है। किसमें होता है? वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब अपन और बात करेंगे, इसलिए हम वो पके हुए फल का। अगला लिखो इसमें स्रोत। अब लिखो बेटा शाबाश, स्रोत। स्रोत में लिखो विटामिन सी। इसमें विटामिन सी होता है, आप सभी को पता ही है। तो अमरूद सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। बारबडोस, चेरी और आंवला, और उसके बाद में यही है 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तो अमरूद में विटामिन सी होता है। और आगे लिखना है आपको, विटामिन सी होता है और आगे लिखना है परिपक्व फलों के, ये लिखने के बाद इसी में लिखना आगे, परिपक्व फलों के छिलके में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। परिपक्व फलों के छिलके में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। कैसे लिखो? हाँ, तो मैं 4-5 बार बोल रहा हूँ ना, उसके बाद भी और लिखूं क्या? भाई मैं 6-7 बार बोल रहा हूँ तो तुम्हारे छूटेगा थोड़ी क्या? वापस बोल जाऊंगा, घबरा क्यों रहो? तो विटामिन सी 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, लेकिन परिपक्व फलों के छिलके में सर्वाधिक। ऐसे लिख लो, परिपक्व फलों के छिलकों में सर्वाधिक, परिपक्व फलों के छिलके में सर्वाधिक। वही बात हो गई, मैच्योर फ्रूट होता है उसके पील में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। अब लिखो अगला लाइन, लाल रंग किसके कारण होता है? अमरूद का लाल रंग, लाइकोपीन। अब बताओ कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा लाइकोपीन होता है? अर्का किरण, अर्का किरण। ओके, अर्का किरण। आराम से लिखो, कोई छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है ना? लाल रंग, लाइकोपीन। अब लिखो अमरूद को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। अमरूद को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। अमरूद को क्या बोला था मैं? अमरूद को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। सबने लिख लिया? अब सामान्य जानकारी अपनी बंद कर दो। अब है जलवायु। अब अच्छे पॉइंट लिखो जलवायु में। जलवायु में एक दो बातें बड़ी अच्छी से आपको याद रखनी है, कई चीजें पढ़ी भी आएगी इसलिए टेंशन नहीं लेना, वापस बता दूंगा मैं। जलवायु, शाबाश। जलवायु इसको चाहिए उपोष्ण। कैसे चाहिए? उपोष्ण जलवायु का है मुख्य रूप से, बाकी उष्ण से उपोष्ण टाइप की जलवायु चाहिए, मिक्स टाइप, सब ट्रॉपिकल जिसको बोलते हैं। अब यहां ध्यान देना, अगर आपको सबसे अच्छी क्वालिटी के अमरूद चाहिए तो सर्दी के मौसम में रात का तापमान जब 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब जाकर के आपको बेस्ट क्वालिटी के अमरूद मिलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन को वापस बोलूंगा पूरी। सबसे अच्छे अमरूद कब मिलेंगे? जब
सर्दियों के मौसम में रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 10 से कम, लेकिन इतना ही कम नहीं कि 5 से कम हो जाए, तो फिर तो पाले से नुकसान हो जाता है इसको। तो उस समय आपको बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट मिलेंगे। सबसे बढ़िया फ्रूट को बोलते हैं सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट। क्या बोलते हैं, समझे बेटा? अच्छा, अब इसकी खेती के लिए तापमान लिखो लाइन, खेती हेतु तापमान, खेती हेतु तापमान 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। खेती हेतु तापमान 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तेईस से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पपीता में था 22 से 26। खेती हेतु तापमान लिख लिया आप लोगों ने? खेती हेतु ताप, ये लाइन तो मैं बोल रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी वाली, अभी बोली नहीं है, जितना कहे उतना ही करना रहता है। तो खेती हेतु तापमान है 23 से 28। दूसरा लिखो पाले के प्रति संवेदनशील, पाले के प्रति संवेदनशील। अगली लाइन लिखो अब, पाले के प्रति संवेदनशील। और अगली लाइन, सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में जब रात का तापमान, सर्दियों में जब रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सर्दियों में जब रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब सर्वोत्तम गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। तब सर्वोत्तम गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। सर्दियों में जब रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब सर्वोत्तम गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। ओके गाइस, गुड। चलो आगे बढ़ो। सर्वोत्तम गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं, समझ गए? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे तुम। अब लिखो मृदा। ऐसी मृदा जो बिल्कुल नॉर्मल पीएच हो वो अच्छी रहती है इसके। मृदा जिसका पीएच 6.5 टू 7.5 हो, ये सबसे अच्छी मृदा रहती है। लेकिन क्षारीय मृदा में दिक्कत है। हाँ, जैसे कि अगर क्षारीय मृदा हुई तो इसमें उकटा रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। उकटा रोग, अमरूद का मुख्य रोग है उकटा रोग। उकटा रोग यानी कि विल्ट। हमने केले में पढ़ा था पनामा विल्ट, वो भी विल्ट था, लेकिन वो अम्लीय मृदा में था। तो अमरूद में ऐसे लिखो, ये वाला लिख लो कि क्षारीय मृदा में कौन सा रोग हो जाता है, तो उकटा रोग हो जाता है। अमरूद में क्षारीय मृदा में उकटा रोग हो जाता है। अमरूद में क्षारीय मृदा में उकटा रोग हो जाता है, समझे? शाबाश। अमरूद में क्षारीय मृदा में उकटा रोग हो जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी। अब लिखो उत्पादन, छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट लिख लो उत्पादन। फिर अपन काम की चीजों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। उत्पादन, उत्पादन में पहला पॉइंट लिखा विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक है भारत। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमरूद होता है भारत, मतलब भारत पहले नंबर पे। भारत में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कहां पर है बेटा? शाबाश, उत्तर प्रदेश। लिख पा रहे हो आराम से? राजस्थान में सर्वाधिक कहां है? सवाई माधोपुर। ऐसे लिखो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में खूब होते हैं अमरूद, जानते हो तुम लोग? सवाई माधोपुर में, टोंक में, टोंक में भी खूब होते हैं वैसे, यू नो। अमरूद, अमरूद जामफल को बोलते हैं, जामफल, यू नो, जामफल। और क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? छपरी, सपरी, सपरी। सपरी किसको? अमरूद को तो मत में सपरी बोलते हैं। सपरी, सपरी तो बोल रहा हूँ।
सपरी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा किधर होता है? भारत। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में। अब लिखो संस्थान, छोटा पॉइंट लिखो संस्थान। संस्थान पहले पढ़े हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। अब लिखो संस्थान। संस्थान, संस्थान में CISH कहां पर है? CISH, तो CISH जो लखनऊ है, वहां पे अमरूद पर ज्यादा रिसर्च होती है। इसका अलग से संस्थान नहीं, वहीं पे होता है, ठीक है। CISH लखनऊ, CISH लखनऊ, ओके। यहां से दो किस्में भी निकाल रखी है, बताओ कौन सी? किसने बोला रे? इलाहाबाद से। ललित और श्वेता, क्या है? ललित और श्वेता दो अमरूद की किस्में हैं जो CISH लखनऊ से निकाली गई। ललित लाल गुदे वाली किस्में वापस पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ललित श्वेता। अब लिखो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, और कहां पे तुम खुद लिखो। देखो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र संस्थान में दूसरा पॉइंट लिखो। एक तो CISH लखनऊ हो गया, अब लिखो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र लिखो गाइस, देवड़ावास टोंक। देवड़ावास इंपोर्टेंट है ना, पहले पढ़ा रखा मैं। देवड़ावास टोंक में। शाबाश, अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो प्रवर्धन। कई चीजें पढ़ी हुई आ रही है ना, इसलिए अपन फटाफट फटाफट इसको फ्री कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपन बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने वाले हैं। ये भी चीजें महत्वपूर्ण ही है। खैर अब क्या लिखोगे पता है तो? लिखो प्रवर्धन। लिखो बेटा प्रवर्धन। अरे छोड़ो, बात कौन कर रहा है भैया? लिखो माउंट लेरिंग। इसका व्यावसायिक प्रवर्धन होता है माउंट लेरिंग से। माउंट लेरिंग को बोलते हैं स्टूलिंग या स्टूल लेरिंग। तुम्हारे एग्जाम में सुपरवाइजर में यह प्रश्न आएगा, सुपरवाइजर में यह प्रश्न आएगा कि किस विधि को माउंट लेरिंग के नाम से भी जानते हैं, तो स्टूलिंग या स्टूल लेरिंग को हिंदी में बोलते हैं इसको डेरी दाब। प्रवर्धन तो सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए डेरी दाब हमने पढ़ रखा। तुम्हारे में से किसी ने प्रवर्धन नहीं पढ़ा था मेरे से? हाँ, तो डेरी दाब और बात करेंगे कभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेरी दाब, माउंट लेरिंग हो गया। अब इसके बाद में लिखो अन्य विधि या अन्य विधियां जो अमरूद में फेमस है। वैसे तो एग्जाम में यही आएगा, माउंट लेरिंग या स्टूलिंग, यही आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा, लेकिन और भी दो विधियां नहीं लिखा रहा हूं। अगली लिखो वेज ग्राफ्टिंग। अन्य विधियों में लिखो वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में वी आकार का चीरा लगता है, मूल ग्रंथ के ऊपर वी आकार का कट लगाते हैं ऐसे, और ये वाली ग्राफ्टिंग है ना, इसको वेज ग्राफ्टिंग। ये रूट स्टॉक होता है, ये साइन होता है ऊपर, तो वी आकार का चीरा लगता है। वेज ग्राफ्टिंग के आगे लिखना है, वेज ग्राफ्टिंग के आगे लाइन लिखो, शीघ्र पौधे तैयार करने हेतु, शीघ्र पौधे तैयार करने हेतु, शीघ्र पौधे तैयार करने हेतु CISH लखनऊ द्वारा सिफारिश की गई है। शीघ्र पौधे तैयार करने हेतु CISH लखनऊ द्वारा सिफारिश की गई इस विधि की, इस विधि की सिफारिश कर रखी है CISH ने कि हाँ भाई इससे जल्दी पौधे तैयार होते हैं। मैं लाइन वापस बोल रहा हूँ, शीघ्र पौधे तैयार करने हेतु CISH लखनऊ द्वारा सिफारिश की गई, ठीक है। फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स इट इज रिकमेंडेड बाय CISH लखनऊ। लखनऊ ने ये बोला है कि ये अच्छी विधि, तो इसलिए देवड़ावास टोंक वगैरह में ये विधि खूब फेमस। इसके अलावा एयर लेयरिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? एयर लेयरिंग, गुट्टी जिसको बोलते हैं, एयर लेयरिंग या गुट्टी।
एयर लेयरिंग या गुटी। मुख्य विधि तो माउंट लेयरिंग है, और अगर फिर ऑप्शन में माउंट लेयरिंग हो ही नहीं तो फिर क्या करेंगे हम, वेज ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग है, ये भी कर सकते। बस अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक डन, शाबाश। अब लिखो पौधरोपण, लिखो बेटा शाबाश। पौधरोपण को बोलते हैं प्लांटिंग। अब इस पौधरोपण में भी बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। इसको लगाने का टाइम क्या बताओ, अमरूद को कब लगाना चाहिए? जून जुलाई, जून, अमरूद को जून जुलाई में लगाओ। सामान्य जो दूरी रखी जाती है जो एग्जाम में आती है वो है 6 इंटू 6 मीटर। तो R इंटू पी रखते हैं 6 इंटू 6 मीटर, मतलब पौधरोपण की दूरी 6 इंटू 6 मीटर है। जो एग्जाम में पूछने वाली दूरी यही है, ये एग्जाम में दूरी पूछते हैं। अमरूद को लगाने की दूरी है 6 इंटू 6 मीटर है, 6 इंटू 6 मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ो। अगर आपको सघन रोपण करना है, उच्च सघन रोपण, उच्च सघन रोपण यानी कि एचडीपी, एचडीपी, तो इसमें हम लोग दूरी रखते हैं 6 इंटू 3 मीटर। कितने रखेंगे? ये एचडीपी कर रहे हैं, 6 इंटू 3 मीटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसका मूल वृंत काम में ले रहे हो, पूसा सृजन, एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन। ये नॉर्मल दूरी तो पहले पढ़ रखी है इसलिए समस्या नहीं। एक मूल वृंत है इसका, बोना मूल वृंत। अगर आप इसका बोना मूल वृंत काम में लेते हो, शाबाश, बोने में समझ जाओगे। इसका बोना मूल वृंत, बोना, बोना मूल वृंत, जिसको कहा जाता है पूसा सृजन, पूसा, पूसा सृजन। ये एक प्रकार का टेट्रासोमिक रूट स्टॉक है। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड 82, या ये टेट्रासोमिक रूट स्टॉक है। ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं आगे पॉइंट सारे, टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक रूट स्टॉक है। टेट्रासोमिक का मतलब होता है गुणसूत्र 2n, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, टेट्रासोमिक। याद नहीं रखना, ऐसे लिखा तो हल्का फुल्का दिमाग में रख लेना, कोई बात नहीं। इस मूल वृंत को अगर आप काम में लेते हो तो दूरी रखी जाती है 3 इंटू 3 मीटर। कितने रखते हैं? अगर आप ये बोना मूल वृंत काम में ले रहे हो तो इसके लिए दूरी रखी जाती है 3 इंटू 3 मीटर। अगर आप पूसा सृजन मूल वृंत काम में ले रहे हो तो दूरी कितनी रखोगे बेटा? 3 इंटू 3 मीटर। ध्यान रखना, 3 इंटू 3 मीटर। पूसा सृजन या एन्यूप्लॉइड 82, जो कि एक प्रकार का टेट्रासोमिक रूट स्टॉक है, इसका IRI नई दिल्ली ने विकसित किया है। प्रश्न आएगा पूसा सृजन किसका मूल वृंत? अमरूद का मूल वृंत है, विल्ट प्रतिरोधी भी है और बोना भी है। तो ये बोना है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन ACF में आ रखा कि पूसा सृजन किसका मूल वृंत है, तो अमरूद का है। ठीक है, पूसा सृजन। ओके, टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक ये गुणसूत्र अगर 2n प्लस 2 होता है तो इसको टेट्रासोमिक कहते हैं। जैसे 2n माइनस 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नलीसोमिक। क्या बोलते हैं? नलीसोमिक। ऐसे ये ब्रीडिंग के अंदर है, जेनेटिक्स की बात है, अपने काम की चीज नहीं। जैसे 2n माइनस 1, 2n प्लस 2, 2n, ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। तो टेट्रासोमिक उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जब गुणसूत्र 2n प्लस 2, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसमें, 2 अगर कम हो, 2n माइनस 2 हो तो उसको नलीसोमिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? चलो, अब एक हमने पढ़ रखा मीडो और चार्ट, तुम्हें याद होगा। लिखो मीडो और चार्ट, मीडो और चार्ट पहले पढ़ा हुआ है। तो बताओ मीडो और चार्ट में क्या दूरी रखते हैं? 2 इंटू 1 मीटर। 2 इंटू 1 मीटर में कितने पौधे लगते हैं? 5000, 5000 प्लांट्स, प्लांट्स पर हेक्टर, 5000 प्लांट पर हेक्टर। ये सभी चीजें बहुत खास है। वहां अमरूद में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हारे सुपरवाइजर पूसा सृजन है या मीडो और चार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो ये बहुत खास खास बातें हैं, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है बेटा, शाबाश है। मीडो ऑर्चार्ड, बगीचे को ऑर्चार्ड कहते हैं ना, वो वाला बगीचे को, फलों के बगीचे को ऑर्चार्ड ही तो कहते हैं। फलों के बगीचे को बोलते हैं ऑर्चार्ड, ORCHARD, ऑर्चार्ड। क्या बोलते हैं, ये आर साइलेंट रह जाएगा क्योंकि, या ऑर्चार्ड, क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड या ऑर्चार्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बगीचे देखे तुमने खूब सारे विकसित देशों में जो बगीचे हैं ना, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, है ना, 10-10 किलोमीटर तक बगीचे ही बगीचे, 10-10 किलोमीटर संतरा टोटल। ब्राजील में जाओ तुम, अच्छा, अपने यहाँ पे अनियमित आकार, खेतों का कोई आकार ठीक नहीं है तो कोई समस्या है, तो कोई समस्या है तो मजा नहीं, तो फिर वहां क्या मशीनों से होता सारा काम, सब कुछ मैकेनाइजेशन, दवाई छिड़कनी है तो मशीन, हार्वेस्टिंग करनी है तो मशीन है, तो वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। फिर क्या है कि वो लोग हाइजेनिक चीजों पे विश्वास भी करते हैं। अपने यहाँ तो पानी पूरी खा रहे हैं, उसी हाथ से वो पानी को हिला रहा है, बना रहा है, ये कर रहा है, फिर नाक साफ कर रहा है, बीच बीच में कहीं गर्मी आ रही तो इधर कुचल रहा, उधर कुचल रहा, लड़कियां बोल रही और ही ले, तो वो ये ऐसे कर रहा है, उसके शरीर के बाल भी उसमें आ रहे, ये ले, मजा आ गया आज तो तुम खाने के बाद तो मजा आ गया। ऐसा विकसित देशों में बहुत हाइजीन रखते हैं भाई। भैंस या गाय जो पालते हैं उसके बाड़े के अंदर भी आप बिना हाथ धोए या स्टेरिलाइज के अंदर नहीं जा सकते, इतना सिस्टम से होता काम, मतलब टोटल मशीनें, रोबोटिक चीजें होती, तो बहुत एडवांस है वो लोग। हम सीख रहे हैं, हम भी सीखेंगे, कभी न कभी अपन भी करेंगे, तुम नहीं तो तुम्हारे पोते पोते करेंगे जरूर। अब लिखो पुष्पन व फलन, पुष्पन व फलन। अब लिखो बेटा पुष्पन व फलन, पुष्पन व फलन, ठीक है, पुष्पन और फलन लिखो, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अब मैं कह रहा हूं जिसको ध्यान से सुनेंगे, चुप रहेंगे और देखेंगे इधर, ठीक है, फटाफट से एक चीज समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग इधर, ठीक है, शाबाश। देखो ये है अमरूद का, या किसी भी एक, कोई भी एक प्लांट है, ये क्या है, कोई भी एक प्लांट है, जरूर नहीं कि अमरूद है, कोई सा भी एक प्लांट, इसको मान लो एक बार, क्या ही फर्क पड़ता है, मान लो, मानने में क्या ही फर्क पड़ता है, सही नहीं, मानने में क्या ही फर्क है, मानने में क्या है। एक बार क्या हुआ, ऐसी कोई बात याद आई है जनरल नॉलेज, फटाफट शॉर्ट में निपटा देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जो है अपनी मार्कशीट लेके पापा के पास है, छठी सातवीं पढ़ता होगा, तो पापा देखो मार्कशीट देखो, उसकी मार्कशीट चेक कर रहे, लड़का बैठा के सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 के, शाबाश, गुड, पवन बोला शाबाश, बढ़िया नंबर। पापा देख रहे मार्कशीट, उसको बता रहे हैं कि और कौन से विषय होते हैं, अंग्रेजी में 100 में से 100, वेरी गुड, के संस्कृत के अंदर फेल, अब्सेंट, लड़कन का अब्सेंट, पापा अब्सेंट, अरे तू एग्जाम देने दिखाया तो था, अब्सेंट कैसे, अरे मैं अब्सेंट नहीं, मेरा आगे बैठता वो अब्सेंट, क्या वो अब्सेंट था इसलिए फेल हो गया, इसका मतलब बाकी के अंदर उसने क्या किया, उधर टीप लिया पूरा मामला, सही नहीं। मैं एक समझाने के लिए ये पेड़ बनाया मैंने, ये है पुरानी शाखा, क्या है, जो शाखा पिछले सीजन में फूटी हुई है, सुनो, जो शाखा पिछले सीजन में फूटी हुई है, उससे भी पहले फूटी हुई शाखा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच, क्या कहते हैं अपन, बोलो ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच, पुरानी शाखा को बोलते हैं, बोलो ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच, ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच, खाली समझने के लिए है, कोई लोड नहीं लेना है का है। तो पुरानी शाखा को क्या बोलेंगे, ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच, या ज्यादा है तो ब्रांचेस। जो नई शाखा है, इसी साल की फूटी हुई शाखा है, उससे हम लोग बोलते हैं, मान लो कोई ये अभी नई नई शाखा है, ठीक है, उनको बोलते हैं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस, क्या कहते हैं, हाँ बोलो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस, करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच या ग्रोथ ब्रांचेस। मैंने क्या अभी कुछ लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा,
दो बातें हमारे दिमाग में बिठानी है। पुरानी शाखा है कोई पिछले साल या पिछले सीजन से पहले फूटी हुई, उसको कहते हैं ओल्ड सीजन ग्रोथ। जो अभी नई नई शाखा फूटी इसी सीजन में, उसको बोलते हैं अपन चालू मौसम वृद्धि वाली शाखा। क्या कहते हैं? चालू मौसम और नई शाखा। इसको आप यूं भी कह सकते हो चालू मौसम। क्या कह सकते हो? चालू मौसम वृद्धि शाखा, चालू मौसम वृद्धि शाखा या नई शाखा। क्या बोलोगे? या नई शाखा भी बोल सकते हो। दो प्रकार की तो होती है शाखाएं। अब जो फलन होता है ना, फलन, वो तीन प्रकार का होता है। मान लो कि किसी भी शाखा पे, अब ये तो इसको छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ। अब किसी भी शाखा पे अगर आगे आगे फल आ रहे हैं, किसी भी शाखा के ऊपर ही ऊपर शीर्ष भाग पर, कहां पर? अगर शीर्ष भाग पर फूल आ रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल बियरिंग। क्या कहते हैं गाइस? बोलो टर्मिनल बियरिंग। टर्मिनल शब्द का मतलब होता है शीर्ष भाग पर। क्या होता है? तो किसी भी शाखा के आगे वाले भाग पर बियरिंग है, उसको टर्मिनल बोलते हैं। किसी शाखा पे आगे वाले भाग पे नहीं होकर के साइड में हो रही, किधर हो रही है? ऐसे एक फल इधर ऐसे आ रहा, बीच बीच में फूल आ रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सिलरी बियरिंग। क्या कहते हैं? बोलो एक्सिलरी बियरिंग। या इसको बोलते हैं लेटरल बियरिंग। क्या कहते हैं? हाँ, बोलो लेटरल बियरिंग। तो बियरिंग कितने प्रकार की हुई? अभी दो प्रकार। अगर किसी शाखा में ऊपर ही ऊपर फ्रूटिंग हो रही है तो टर्मिनल, और शाखा के दोनों तरफ बीच बीच में हो रही है उसको एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब साइड में। तीसरी है एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं कोलीफ्लोरस। क्या कहते हैं? बोलो कोलीफ्लोरस बियरिंग। कोलीफ्लोरस बियरिंग। अगर किसी तने के ऊपर डायरेक्ट फल लग रहे, कभी तने पे सीधे फल लटकते हैं, ये तने के ऊपर सीधे फल लटके, जैसे कटहल में। किसमें? जैसे कटहल मतलब जो आपका जैक फ्रूट होता है, उस एग्जाम्पल के लिए। तो तीन प्रकार की बियरिंग होती है। शाखाएं कितने प्रकार की होती? दो। पुरानी शाखा। अब नई शाखा मैंने समझने के लिए तीर का निशान यहां लगाया। अब नई शाखा ये भी तो नहीं है, तो यहां पर भी तो नई शाखा हो सकती है। अरे ये भी तो नई शाखा हो सकती है, तो नई शाखा कहीं भी हो सकती है। हमने समझने के लिए ऊपर नई शाखा को दिखा दिया। तो अब ये तो शाखा का प्रकार है, सभी किसी भी पौधे में हो सकता है, नई बात नहीं। अगर किसी शाखा के ऊपर ही ऊपर आगे वाले भाग पे फलन हो रहा है, उसको बोलते हैं टर्मिनल बियरिंग। और अगर शाखा के साइड में जैसे ये फल लग गया, ये फल लग गया, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बियरिंग। और अगर सीधे तने पर डायरेक्ट फल लटक रहे हैं तो उसे बोलते हैं कोलीफ्लोरस बियरिंग। तो आम जो फल है ना, आम, उस आम के अंदर कैसा केस पाया जाता है? आम के अंदर पाया जाता है पुरानी वाली शाखाओं पर टर्मिनल बियरिंग होती है। आम के अंदर पुरानी शाखाओं पर फलन होता है, आगे आगे होता है। तुमने देखा होगा आम की शाखाओं में आगे आगे फल आते हैं, आते हैं। दूसरा केस अमरूद के अंदर क्या होता है? अमरूद के अंदर नई शाखाओं पर फलन होता है और साइड में होता है, मतलब एक्सिलरी होता है। तो प्रश्न है कि अमरूद में कौन से शाखाओं पर फलन होता है? करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच पर। कैसी बियरिंग होती है? एक्सिलरी बियरिंग। आम में कौन सी शाखाओं पर होता है? पुरानी शाखाओं पर होता है। पुरानी शाखाओं पर किधर होता है? टर्मिनल। और कटहल में कौन सा होता है? ये खाली मैंने समझने के पर्पज से बताया। आम है, लीची है, और भी लीची सिलेबस में नहीं है। जैसे आम है, लीची में भी ऐसा होता है, और भी कई प्रकार का इसमें वर्गीकरण है। मैंने समझने के लिए बता दिया, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। अब ये हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको आप चाहो तो टर्मिनल हिंदी में लिख लेना, उसका कोई मतलब नहीं। ये मैंने सही लिखा। और इतना भी अगर तुम्हें अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब फिर दिक्कत, कोई खास बात नहीं है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये चीज तो लिखनी ही है, एक अन्य चीज इसी से मिलती जुलती यहां लिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब इसमें यूं है, अब जो भी इसकी बीज रहित किस्में होती है अमरूद की, अमरूद की बीज रहित किस्मों में जैसे मान लो कि बीज रहित किस्म है सहारनपुर सीडलेस। क्या नाम है? बोलो सहारनपुर सीडलेस। समझने के लिए लिख रहा हूं, है ना? तो प्रश्न आता है कि भाई अमरूद की जो बीज रहित किस्में होती हैं, उनके पौधों पर किस प्रकार के फल आते हैं? तो अमरूद के अंदर ये ऐसी विशेषता पाई जाती है कि अमरूद की कोई भी बीज रहित किस्में नियमानुसार तो उसके ऊपर बीज होने नहीं चाहिए। भाई बीज रहित है, इसका मतलब तो बीज होना नहीं चाहिए। तो उस पे, उस एक ही पौधे के ऊपर जो कि बीज रहित कह रहे हैं उसको, उसमें कुछ फल ऐसे आते हैं जिसमें कुछ कुछ बीज होते हैं।
तो उस पे फल आते हैं तो आंशिक बीज रहित। कैसे आते हैं? बोलो, आंशिक बीज रहित, पार्शियली सीडलेस। कुछ फल ऐसे आते हैं जिनमें बीज होते ही नहीं, पूर्णतया बीज रहित। क्या बोलते हैं उनको? पूर्णतया बीज रहित। अब प्रश्न ये हैंडबुक का बहुत फेमस क्वेश्चन है बड़े एग्जाम के लिए, कि अमरूद की बीज रहित किस्मों में किस प्रकार के फल आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आंशिक बीज रहित, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतया बीज रहित, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, और नीचे आएगा बीज सहित। तो ये उपयुक्त दोनों। ये मेरी बात को समझे? तो अमरूद की बीज रहित जो वृक्ष होता है उसके ऊपर दो प्रकार के फल एक ही पौधे पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ में तो एक आधा बीज मिल सकता है, कुछ में कुछ ही नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको उतारेंगे, इसको उतार फटाफट। खास चीज है इसमें, ये चीज अमरूद वाली बहुत खास है, लेकिन उतारना पूरे ही। अमरूद में होता है पर परागण। पर परागण होता है कीटों से, कीटों से होता है, समझे? सर अमरूद के बीजों को खाने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, खाओ, समस्या नहीं, ठीक है, बीज खाओ मस्त। बीज खाने से क्या है? पत्री वत्री कुछ नहीं हो, ऐसे पत्री वत्री को खाली बीज खाओगे तो फिर हो जाएगी। जैसे अमरूद के गुदे को फेंक दिया, बीज बीज खा रहे हो, फिर पथरी हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें ठीक लग रहा, जैसे बोर्ड पे लिखा वैसे छाप दो। ये मैंने बढ़िया समझा दिया। अब फिर भी किसी को नहीं आया तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। चले आगे। इतना देर लिख रहे हो क्या? ऐसा नहीं होता भाई, जल्दी लिखो। इससे कोई पौधा ही उग जाएगा किताब में ज्यादा बनाओगे। कहाँ बता रखा? पहले सब कुछ नहीं बता रखा, बता दे। वो वहां लिखा रखा होगा। अरे ये तो मीडो और चार्ड की बात थी। मीडो और चार्ड ने इस किस्म पे काम किया था। हाँ, लेकिन ये वहां से विकसित नहीं है। डन। पीछे दिख रहा भैया कुछ? बारीक बारीक दिख रहा है, बहुत जोर जोर से देखना पड़ रहा है। इससे बड़ा नहीं लिख सकते, ये लास्ट साइज। ग्रीन को कम कर देंगे अब, ठीक है? ग्रीन बंद कर देंगे, और ब्लू तो बंद कर दिया तुमने कहा उस दिन के बाद। हम सफेद, अरे उससे तो ठीक है, लेकिन तुम भी तो आगे बैठा करो थोड़े।
अगर सर 4-4-5 मिनट बैठे हैं। अच्छा, मैं रोज धीरे धीरे बड़ा लिख रहा हूँ। मैं रोज का मैं एक एक आधा आधा एमएम बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो इससे छोटा लिखते हैं फिर क्या एक पेज पे कुछ लिख ही नहीं पाते, फिर एक पेज के ऊपर कुछ ही नहीं लिख पाते। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो लेकिन लिखो अच्छे से, ठीक है? इससे समझ में आना ज्यादा जरूरी। या आगे यहाँ पे एक सीट खाली, यहाँ बैठ जाया करो तुम। यहाँ मना किया तो हरकतें ऐसी रही होगी, कुछ नहीं करते हैं, फिर तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे बैठ जाए। 5,000 जिम्मेदारी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? मुझे भरोसा नहीं तुम है। ये किस्म का नाम है सहारनपुर सीडलेस, जैसे बीजरित किस्म ऐसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा, आगे वापस लिखूंगा है। डन। चला है। एक्सिलरी के आगे लिया लेटरल। एक्सिलरी ब्रांचिंग होती है, साइड में कोई भी फुटान होता है उसको एक्सिलरी ही कहते हैं या लेटरल कहते हैं। चलो चलो भाई, ऐसा दिक्कत होने वाली है, अब जल्दी नहीं पढ़ोगे पीछे रह जाएंगे आप। अभी किसके छूट रहा? हाथ खड़ा करो, जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट लास्ट है, इसमें उतार लो इसको। पानी बतासे तो ऐसा कुछ बंद नहीं होगा, पानी बतासे तो हम भी तो खाते रहते हैं। मैं पानी बतासे कम खाता हूँ, तो पहले हमारे गांव में एक बड़ा फेमस है पानी बतासे वाला, गांव के एक पास में गांव 10 किलोमीटर दूर है लेकिन हमारे गांव से, तो मैं कब जब गांव में जाते हैं तो हमारे दोस्त लोग हम जाते रहते हैं उसके पास। पपीता में कॉलीफ्लावर्स नहीं है, पपीता के अंदर तो नई ब्रांच पे होता है, एक्सिलरी फ्रूटिंग होती है। पपीता में नहीं होता, ये तो सीधे तने पे फल लगते हैं। ट्रंक जो होता है ना, सीधा ट्रंक, जैसे कटहल के अंदर, जैसे अभी दिखाऊंगा मैं। यहां तक डन। जैसे एक फोटो देखो तुम, एक तो इसमें पूरा लिखा जाता है ना। अरे ये कौन है रे? बात मत किया करो ऐसे, अलाउ ही नहीं है 1% भी, 1% भी बात करना अलाउ नहीं। ये जब तक एक्सेप्टेबल है तब तक है, बाकी नहीं है बिल्कुल। बात करनी नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखोगे। ये जो डायरेक्ट तने पे फ्रूटिंग हो रही है इसी को एक्सिलरी फ्रूटिंग कहते हैं। डायरेक्ट स्टेम के ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, कटहल है ये, कटहल के अंदर इस तरीके से फ्रूटिंग होती है, ठीक है? और भी होती है, कहीं कोकोआ है, ऐसे कई प्लांट और भी होंगे जो अपन नहीं जानते हैं। ऐसे कॉलीफ्लोरस बेरिंग डायरेक्ट। एक फ्रूट होता है बिलिम्बी, क्या होता है? चलो दिखाता हूँ। बिलिम्बी फ्रूट होता है करम्बोला के जैसे, बिलिम्बी दुनिया का सबसे खट्टे फलों में से एक है, बिलिम्बी फ्रूट। ये भी डायरेक्ट स्टेम पे लगता है ऐसे। ये बिलिम्बी बोलते हैं इसको, बिलिम्बी, अवेरोया बिलिम्बी। जो स्टार फ्रूट होता है उसी के, अवेरोया बिलिम्बी है, और एक होता है अवेरोया करम्बोला। करम्बोला कमरक बोलते हैं अपने यहाँ, कमरक। ये तुमने खाया होगा,
इसमें भी कॉलीफ्लावर से होती है। ये खट्टा मीठा मिक्स, इस फल का नाम है स्टार फ्रूट। क्या है? क्योंकि तारक जैसा दिखता है। इसका नाम है अवेरोइया करम्बोला, ओक्जेलिडेसी फैमिली। क्या है? अब इसके अंदर कुछ चीजें और लिखनी थी, लेकिन लिखो, देखे कितना लिख पाते हैं। अब आगे बढ़ो। अब पुष्पन फलन वाला ही चैप्टर चल रहा है। अब लिखो, इसमें लाइन लिखो, वर्ष में 3 बार फलन होता है अमरूद में। वर्ष में 3 बार फलन। वर्ष में 3 बार फलन वाले केस को हम लोग बोलते हैं बहार। क्या कहते हैं? बहार। और ये साल में 3 बार फलन होने का सिस्टम अमरूद में भी है, अनार में भी है और सिट्रस में भी है। अमरूद, अनार और सिट्रस। अमरूद, अनार और सिट्रस, इन तीनों के अंदर ये बहार वाला सिस्टम है, अमरूद, अनार और सिट्रस। अब आपको एक टेबल टाइप में हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद में। पहले अभी खाली यूं नाम लिख लेना, ठीक है? इधर तो हम बाहर का नाम लिखेंगे, बाहर का नाम। आगे हम लिखेंगे फूल का बातें हैं उसमें, उसको लिखेंगे पुष्पन। और उसके अंदर फल का बातें हैं, उसके लिखेंगे फलन, कि फलन कब होता है। ठीक है? ऐसे हम अभी खाली बाहर का नाम मात्र लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग लिखो और इसको फर्दर समझ लेंगे जैसे टाइम मिलेगा अपने। एक होती है अम्बे बहार, लिखो अम्बे बहार, अम्बे बहार, मृग बहार, मृग बहार और हस्त बहार। 3 प्रकार की बहारें हैं, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। इसके लिए याद रखने की ट्रिक है अम्रह। ऐसे याद रखना, अम्रह। ये ट्रिक मैं तुम्हें पूरी याद करा दूंगा, यहां से एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, आएगा ही, समझ गए? अम्रह। अम्रह का मतलब तीनों बहारें हो गई। इसके बाद में एक ट्रिक और है जिसको बोलते हैं फजूसी। इसी से हमें याद रखना पूरा मैटर, फजूसी। अम्रह, फजूसी, ऐसे लिखना, फजूसी। फ का मतलब फरवरी मार्च, मेरे साथ में लिखते जाओ फटाक से। फरवरी मार्च, जून जुलाई, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, शाबाश, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। अम्रह, फजूसी, जूनफ, ऐसे याद रखो, जूनफ। अम्रह, फजूसी, जूनफ, अम्रह, फजूसी, जूनफ। ये ट्रिक से आपको पूरा मैटर याद रखना है। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर और फरवरी मार्च अप्रैल। फरवरी मार्च से लेकर अप्रैल तक। ये ट्रिक आपको अच्छे से याद करनी है, जो कि मैं करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है? ये ट्रिक तुम्हें 1 से 2 दिन में सब कुछ याद हो जाएगा। कौन से ही बाहर में कब फल आते हैं, कब फूल आते हैं, सब याद रखना आपने, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 3 बार फूल आते हैं इसमें, 3 बार फूल आने का सिस्टम है, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। ओके? डन? बोलो, अम्रह, फजूसी, जूनफ। अम्रह, फजूसी, जूनफ। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अम्रह, फजूसी, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। जूनफ, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। अम्रह, फजूसी, जूनफ। अभी तो खाली लिखना मात्र है, कल इसके बारे में और आगे बात करेंगे अपन। एकदम बढ़िया से इसको लिखो और ये 2-3 बार और बोलना है इसको, अम्रह, फजूसी, जूनफ। क्या बोलोगे? यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए तुम्हें याद रखना जरूरी हो गया है।
तारीख कितनी आज तारीख? बोलो अम्रह फजूसी जूनफ, अम्रह फजूसी जूनफ। लड़के बात मत कर, इधर देख, मैंने कहा ना मना किया, क्या कर रहा है? बोल अम्रह फजूसी जूनफ, अम्बे बहार, मृग बहार, अस्त बहार, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च, अम्रह फजूसी जूनफ। ओके गाइस, सर लिखी हुई चीजों को वापस क्यों लिखा रहे हो? कब लिखा यार? कोई नहीं, ये तुमने लिख रखा था बेटा पहले, तो अब मत लिखना आप। अगर किसी ने ये पहले लिख रखा तो मत लिखना, कहीं लिख दिया होगा नींदों में, हैं? ओके गाइस, गुड।